हम आपको बादशाह के दो बेटे और चिड़िया और तोता का वाक्य सुनाने वाले हैं। ये वाक्य बहुत ही दिलचस्प है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ज़माने पहले की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक मल्लिका थी, बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत। उनके दो बेटे थे। बादशाह और मल्लिका अपने दो बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार का जिक्र है कि बादशाह के बाग में चंद दिनों से एक चिड़िया और चिढ़ा घोंसला बनाए बैठे थे। चंद ही दिनों में उन्होंने बड़ी मेहनत से घास का एक तिनका इकट्ठा करके अपने रहने के लिए घोंसला तैयार कर लिया। बादशाह की रानी ये सब कुछ दिनों से देख रही थी कि किस मेहनत से चिड़िया और चिढ़े ने मिलकर घोंसला तैयार किया। फिर चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दी। फिर एक दिन ऊओं से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए और उन्होंने भूख के मारे चू चू करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उन बच्चों की खुराक का इंतजाम चिढ़ा और चिड़िया दोनों मिलकर करते थे। मल्लिका रोजाना यह मंजर देखती रहती थी। इत्तेफाक से एक रोज चिड़िया मर गई और चिढ़ा बच्चों की देखभाल के लिए एक नई चिड़िया को ब्याह कर अपने घोंसले में ले आया। सौतेली माँ को यह बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और एक दिन चिड़िया ने मौका पाकर उन बच्चों को चावल के दाने खिला दिए, जो उनके हलक में फंस गए और वह दोनों बच्चे मर गए। उसने बच्चों की मौत की खबर चिड़े से छुपा कर रखी। महल की मल्लिका शुरू से ही देख रही थी कि किस तरह नई चिड़िया ने पहले चिड़िया के बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। मल्लिका बहुत गमगीन हुई और उसको ख्याल आया कि खुदा ना करे, अगर वह मर गई तो बादशाह जरूर दूसरी शादी कर लेगा और नई चिड़िया की तरह वो औरत भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करेगी। मल्लिका को चिड़िया के बच्चों के मरने का बहुत अफसोस था। एक रोज मल्लिका चादर ओढ़कर लेट गई। जब बादशाह वापस आया तो उसने मल्लिका से इस तरह लेटने की वजह पूछी। मल्लिका ने कहा, पूछो ना पूछो। बादशाह सलामत ने कहा, मैं ना पूछूंगा तो कौन पूछेगा? मल्लिका ने कहा, बादशाह सलामत, पहले तो मुझसे वादा करो कि जो मैं तुमसे कहूंगी तुम मानोगे। बादशाह सलामत ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जो भी कहोगी मानूंगा। मल्लिका ने बादशाह सलामत से कहा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी ना करना। बादशाह ने कहा, मल्लिका, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर मल्लिका ने बादशाह को सौतेली माँ के हाथों चिड़िया के बच्चों को मरने वाली बात बताई, जिसे सुनकर बादशाह को भी बहुत अफसोस हुआ। बादशाह ने मल्लिका को हर तरह का हौसला दिया कि ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, लेकिन मल्लिका किसी तरह न मानी। आखिर बादशाह ने मल्लिका से वादा कर लिया कि तुम्हारी मौत के बाद मैं दूसरी शादी ना करूंगा। इसके बाद कुछ यूं हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद मल्लिका बीमार हुई और उसका इंतकाल हो गया। शुरू में तो बादशाह को मल्लिका की मौत का बहुत गम था, बहुत दुख था, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता वह यह गम भूल गया। कुछ अर के बाद वजीर और दरबारियों ने बादशाह को घेर लिया और कहने लगे, बादशाह सलामत, आप कब तक यूं तन्हा जिंदगी गुजारेंगे? आप शादी कर लें। पहले पहल तो बादशाह ने शादी से इनकार किया, क्योंकि वह अपनी मल्लिका से मोहब्बत करता था। मगर जब वजीर ने उसे बहुत मजबूर किया तो बादशाह ने उनके कहने पर शादी कर ली। नई मल्लिका को जब पता चला कि बादशाह के दो बेटे हैं तो उसके दिल में उन दोनों के लिए नफरत पैदा हो गई और वह उन्हें महल से बाहर निकालने के लिए सोचने लगी। एक दिन बादशाह की नई मल्लिका भी चादर ओढ़कर लेट गई। बादशाह ने मल्लिका से उदास होने की वजह पूछी तो मल्लिका बोली, मुझे आपका बेटा रऊफ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या तो मुझे तलाक दे दो या रूफ को देश निकाल दो। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर मल्लिका से कहने लगा, तुम उदास मत हो, मैं आज ही अपने बेटे रूफ को देश निकाला दे देता हूं। बादशाह ने एक तख्ती पर तहरीर लिखवाकर महल के बाहर लटका दी कि रूफ को बादशाह की तरफ से देश निकाला है। अब रूफ को महल में दाखिल होने की इजाजत नहीं, वह हमारा महल छोड़कर यहां से कहीं दूर चला जाए। जब रूफ और वसीम दोनों भाई वापस महल लौटे तो उन्होंने महल के बाहर दरवाजे पर तख्ती लटकी हुई देखी तो वह बड़े परेशान हुए। सोचने लगे, पहले मां ने साथ छोड़ दिया और अब मेरे वालिद ने भी महल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। अब जाऊं तो कहां जाऊं? रऊफ ने अपने छोटे भाई से कहा, तुम महल के अंदर जाओ, मुझे तो देश निकाला मिल गया है। यह सुनकर कल को अब्बा जान के दिल में ना जाने क्या आ जाए कि वह मुझे भी महल से निकाल दे।
इसीलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। लिहाजा वह दोनों भाई महल छोड़कर चले गए। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। अब वह बहुत ज्यादा थक चुके थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। उन्होंने जंगल के फल खाकर अपना पेट भर लिया। शाम हो गई थी। छोटे भाई वसीम को नींद आ रही थी तो बड़े भाई रौफ ने कहा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चुनांचे वसीम सो गया और रूफ ने पहरा देना शुरू कर दिया। चांदनी रात थी। जंगल का हर दरख्त और हर परिंदा साफ नजर आ रहा था। जब आधी रात का वक्त हुआ तो जिस दरख्त के नीचे वह ठहरे थे उसके सामने एक पीपल पर एक तोता और तोती उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। तोती ने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो गौर से सुन। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वह सुबह होते ही बादशाह बन जाएगा और उसको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। रऊफ पहले तो तोती और तोते को इंसानी आवाज में बोलते देखकर हैरान रह गया और फिर तोते ने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी बात गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वह काफी मुश्किलात और मुसीबतों के बाद बादशाह बन जाएगा। रऊफ उन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। उसने जल्दी से अपनी कमान से तीर निकाला और उन दोनों परिंदों का निशाना इस अंदाज से लिया कि एक ही तीर से दोनों परिंदे मर गए। रौफ ने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की आग जलाई और उन दोनों परिंदों का गोश्त भून लिया। तोते का गोश्त खुद खाया और तोती का गोश्त भूनकर अपने छोटे भाई के लिए रख दिया ताकि उसका छोटा भाई आसानी से बादशाह बन जाए, और अपने लिए उसने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया। कुछ देर के बाद बड़े भाई रऊफ को नींद सताने लगी तो उसने अपने भाई वसीम को जगाया और उसको तोती का भुना हुआ गोश्त खाने को दिया। वसीम ने वह गोश्त खाया और फिर रूफ सो गया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि रूफ ने कितनी मेहनत से उसके लिए परिंदे का गोश्त भून कर रखा। अब मुझे चाहिए कि मैं उसके लिए कोई अच्छा सा शिकार कर उसको खिलाऊं। उसने अपने बड़े भाई को उधर सोते हुए छोड़ा और खुद उसके लिए शिकार की तलाश में चल पड़ा। उसने जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। उधर रऊफ अकेला सो रहा था। उसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सांप आम के दरख्त से नीचे उतर आया। उसने रूफ के मुंह से अपना मुंह लगाया और उसका सांस पी गया। ऐसा लग रहा था जैसे रूफ मर गया, लेकिन असल में वह जिंदा था। शिकार की तलाश में छोटा भाई खूब जंगल में इधर उधर घूमा, लेकिन नाकाम रहा। वह वापस अपने भाई रूफ के पास आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वसीम ने अपने बड़े भाई रूफ को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह ना जागा क्योंकि वह तो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अब मुझे अपने भाई के कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। वसीम कफन के लिए कपड़ा वगैरह लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह एक नए मुल्क में पहुंच गया। उस मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो चुका था और बादशाह का कोई बेटा ना था। इसलिए मरते वक्त बादशाह ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद एक बाज को हवा में उड़ाना, और वह बाज जिस शख्स के सिर पर बैठ जाए तुम उसी को बादशाह बना लेना, और यह मेरा ताज उसी के सिर पर रख देना। वसीम मुल्क में दाखिल हुआ और बाज उड़ता हुआ वसीम की तरफ आया और उसके सिर पर आकर बैठ गया। बाज के पीछे पीछे वजीर, काजी और तमाम रियाया आ रही थी। उन्होंने जो बाज को वसीम के सिर पर बैठा हुआ देखा तो उसकी बड़ी इज्जत शुरू कर दी और उसके सिर पर ताज रख दिया। वजीर, काजी और रियाया हाथ बांधे खड़े हो गए और अर्ज की, जहां अपना, आज से आप हमारे बादशाह हैं। छोटे भाई वसीम को जो अचानक बादशाहत मिली वह अपने बड़े भाई रऊफ को भूल गया। दूसरी तरफ जिस जगह दरख्त के नीचे रफ पड़ा हुआ था वहां से एक जोगी और जोगन का गुजर हुआ। उन्होंने रूफ को पड़ा हुआ देखा और उसका इलाज शुरू कर दिया और रूफ ठीक हो गया। रूफ ने उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चलने लगा। उन्होंने बताया, हम जोगी हैं, हमारा किसी एक जगह ठिकाना नहीं होता। हम हर वक्त सांपों की तलाश में रहते हैं, इसलिए हम कभी यहां तो कभी वहां भटकते रहते हैं और ये काम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर जोगन ने रऊफ को बहुत सारा प्यार किया। रूफ को अपने छोटे भाई का ख्याल आया तो उसने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते वह अपने भाई की बादशाहत में पहुंच गया। शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसील थी। शहर में दाखिल होने के कई दरवाजे थे जो शाम होते ही बंद कर दिए जाते थे। उन दरवाजों पर चौकीदार पहरा दिया करते थे। शाम हो चुकी थी। रऊफ ने चौकीदार की बहुत मिन्नत की
कि वह उसे अंदर जाने दे, मगर चौकीदार पर कोई असर ना हुआ। चौकीदार ने रूफ से कहा, अब शहर से बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह बादशाह का हुक्म है कि शाम होते ही शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए और किसी भी इंसान को अंदर दाखिल करने के लिए दोबारा दरवाजा ना खोला जाए। दरअसल इस शहर पर हर रात एक शेर जंगल से आकर हमला करता था। वह शहर में घुसकर मर्दों, औरतों और बच्चों को मारकर खा जाता था। उस शेर ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए चौकीदार बादशाह के हुक्म पर उस शेर के डर से दरवाजा नहीं खोल रहा था। रऊफ दरवाजे के करीब ही लेट गया। कुछ देर में शेर नमूद हो गया। बहुत बहादुर, होशियार और हौसलेमंद इंसान था। रूफ के पास उस वक्त तलवार और दूसरे हथियार मौजूद थे। रूफ ने शेर का डटकर मुकाबला किया और शेर को मार डाला। चौकीदार शेर और रूफ की यह खौफनाक लड़ाई देख रहा था। जब शेर मर गया तो चौकीदार ने दरवाजा खोलकर रूफ को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया और शेर को मारने का सेहरा अपने सिर पर बांध लिया। बादशाह ने खुश होकर चौकीदार को वजीर बना दिया। चौकीदार ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, जो उसने शेर को मार डाला। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक सौदागर अपने बाहरी जहाज पर जो सामान से भरा हुआ था, वसीम के मुल्क में दाखिल हुआ। सौदागर ने अपना तमाम सामान वहां फरोख्त कर दिया और उस मुल्क से नया सामान खरीदकर अपने जहाज में रख लिया। जब सौदागर ने दोबारा सफर का इरादा किया तो उसका बाहरी जहाज अपनी जगह से न हिला। सौदागर ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तब उसे एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने बताया, जब तक आदमी का खून बाहरी जहाज को लगाकर समंदर में नहीं बहा दिया जाएगा, यह जहाज हरकत भी नहीं करेगा। सौदागर ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर दरख्वास्त की, मुझे एक आदमी कुर्बानी के लिए चाहिए, जिसको कत्ल करके उसका खून समंदर में बहा दूं। उस आदमी के सिर के बदले में मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। बादशाह ने कहा, मैं किसी के साथ यह जुल्म नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। हां, अगर कोई खुद अपनी जान देने पर राजी हो तो मुझे कोई ऐतराज ना होगा। सौदागर ने बादशाह के हुक्म पर मुनादी करा दी, लेकिन कोई भी शख्स दौलत के लालच में अपनी जान देने को तैयार नहीं हुआ। चौकीदार, जो अब वजीर बन चुका था, इस मौके से फायदा उठाकर रूफ को मार डालने का इरादा कर चुका था, क्योंकि उसे डर था कि अगर रूफ जिंदा रहा तो किसी भी वक्त वह मुसीबत में फंस सकता है। इसीलिए क्यों ना रूफ को सौदागर के हवाले कर दिया जाए। उसने चौकीदार को बहुत सा इनामो इकराम दिया। सौदागर छुरी तेज करने लगा। रऊफ ने सौदागर से पूछा, तुम छुरी क्यों तेज कर रहे हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ज़िबाह करने के लिए छुरी तेज कर रहा हूं, ताकि मेरा बाहरी जहाज जो समंदर में फंस चुका है, उसे कुर्बानी की जरूरत है, जिससे वह दोबारा फिर से चल पड़ेगा। मुझे किसी सयाने ने बताया है कि जब तक मैं एक आदमी का लहू बाहरी जहाज को लगाकर समंदर में ना बहाऊं, मेरा बाहरी जहाज नहीं चलेगा। अगर तुम किसी और तरीके से बाहरी जहाज चला दो तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। रऊफ ने सौदागर से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा बाहरी जहाज चला ही देता हूं। रूफ अक्लमंद तो था ही, उसने ठोक पीट करके जहाज ठीक कर दिया। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने रूफ को कत्ल ना किया, बल्कि अपने साथ रख लिया। जहाज जब दूसरे मुल्क के साहिल पर उतरा तो सौदागर और रूफ ने मिलकर तिजार सामान फरोख्त किया। एक रोज उस मुल्क के बादशाह की लड़की और उसकी सहेलियां कपड़ा खरीदने के लिए सौदागर के पास आईं। जब शहजादी की नजर रूफ पर पड़ी तो वह दिलो जान से उस खूबसूरत लड़के पर आशिक हो गई। शहजादी ने कहा, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रऊफ ने उसे हां कर दी। शहजादी ने जाकर अपने बाप बादशाह को रऊफ के बारे में बताया कि वह बहुत खूबसूरत है और वह उससे शादी करना चाहती है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सौदागर और उस लड़के को महल में पेश किया जाए। अगले ही रोज सौदागर रूफ को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह को भी रूफ बहुत पसंद आया। यूं रूफ की शादी शहजादी से हो गई। सौदागर का तमाम तिजारी सामान भी फरोख्त हो चुका था। अब सौदागर ने वहां से वापस वसीम के मुल्क का रुख किया। सौदागर और रूफ ने वापसी पर अपने मुल्क जाने के लिए बादशाह से इजाजत मांगी। शहजादी भी इस सफर पर जाने के लिए रजामंद हो गई। सौदागर का बाहरी जहाज बढ़ गया और वह बहुत अमीर हो गया, मगर लालच ने सौदागर को अंधा कर दिया था। उसकी नीयत बदल गई।
उसने रौफ से लगातार 2 दिन तक बाहरी जहाज चलवा। तीसरे दिन बाहरी जहाज सौदागर ने खुद चलाना शुरू कर दिया। रूफ बेचारा जहाज चला चला कर थक चुका था, जिसकी वजह से बिस्तर पर लेटते ही वह कबाब खरगोश के मजे लूटने लगा, यानी गहरी नींद सो गया। सौदागर ने मौक गनीमत जानकर रऊफ को उठाकर समंदर में फेंक दिया, मगर समंदर के पानी में गिरते ही रूफ को लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता मिल गया। रूफ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जिसके सहारे वह बहता हुआ साहिले समंदर के किनारे जा लगा। रूफ कई रोज का भूखा प्यासा भी था। समंदर के किनारे पर एक धोबी और धोबन कपड़े धोने में मसरूफ थे। जब उन्होंने रूफ को समंदर के किनारे पर बेहोश पाया तो वह उसे वहां से उठाकर अपने घर ले गए। कुछ देर के बाद रूफ को होश आ गया। धोबी और धोबन ने उसे गर्म गर्म दूध पिलाया, ताज़ा फल खिलाया तो रूफ बिल्कुल ठीक हो गया। धोबी के यहां कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्होंने रूफ को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने घर में रख लिया। उधर जब सौदागर को यकीन हो गया कि रूफ समंदर में डूबकर मर चुका है, तो उसने बाहरी जहाज के अंदर जाकर शहजादी को इस बारे में बताया। शहजादी ने रोना धोना शुरू कर दिया। सौदागर ने कहा, जो होना था वह हो चुका, अब आंसू बहाकर क्या करोगी? ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो। शहजादी ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे शहजादे के कातिल हो, जरूर तुमने उसे समंदर में गिराया होगा। अपने शहजादे के कातिल से मैं कैसे शादी कर सकती हूं? भला यह कैसे मुमकिन है? सौदागर ने शहजादी को शादी करने के लिए रजामंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी की जुबान पर इनकार के सिवा कुछ न था। शहजादी अपने शहजादे को सफर के दौरान याद करके रो रही थी। उधर जब रऊफ को पता चला कि एक बाहरी जहाज उधर से गुजरा है, तो उसने धोबन को बाहरी जहाज के मालिक सौदागर के पास भेजा, ताकि कपड़े धोने के बहाने वह सौदागर के यहां कुछ वक्त रहे। इस तरह उसे शहजादी के बारे में पता चल सकेगा। धोबन सौदागर के बाहरी जहाज में चली गई और धोने के लिए उनसे कपड़े मांगे। सौदागर ने धो को अपने पुराने कपड़े दे दिए। फिर सौदागर धोबन को शहजादी के पास ले गया, ताकि शहजादी की तबीयत भी बहल जाए। सौदागर ने कहा, नए कपड़े पहन लो और पुराने कपड़े उतारकर धोबन को दे दो। धोबन ने तन्हाई में शहजादी को बताया, तुम परेशान मत हो, मुझे मालूम है तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारा शहजादा मेरे घर में मौजूद है, वह बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है। उसका नाम रऊफ है। शहजादी ने जब उसका नाम सुना तो वह बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। धोबन ने कहा, रऊफ ने ही मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए इस बाहरी जहाज में भेजा है। धोबन ने शहजादी को एक तरकीब बताई। आज जब सौदागर तुमसे शादी करने के लिए कहे, तो उससे कह देना कि तुम उससे एक शर्त पर शादी करोगी। अगर तुम मुझे रऊफ और वसीम की कहानी सुनाओ गा तो मैं तुमसे शादी करूंगी। शहजादी धोबन की बातों से बेहद खुश थी। फिर धोबन ने कहा, बेटी, अब मैं वापस अपने घर चलती हूं। शहजादी ने कहा, अम्मा जी, मैं जरूर आपके मशवरे पर अमल करूंगी। धोबन शहजादी के पुराने कपड़े उठाए और वापस अपने घर जाकर रऊफ को सब कुछ बता दिया कि किस तरह सौदागर शहजादी को हर रोज शादी के लिए मजबूर कर रहा है। अगले रोज जब सौदागर ने फिर शहजादी से शादी करने के लिए कहा, तो शहज़द बोली, मैं सब कुछ भूलकर तुमसे शादी कर लूंगी, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। सौदागर ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। शहजादी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे रऊफ और वसीम की कहानी सुनाओ। सौदागर ने कहा, यह कहानी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से सुनकर जरूर सुनाऊंगा। शहजादी ने कहा, यह कहानी तुम खुद सुनाओ या कोई आदमी सुना दे, मुझे तो बस यही कहानी सुननी है। फिर सौदागर उस कहानी की तलाश में कई बड़े बूढ़े लोगों से मिला, लेकिन यह कहानी किसी को भी नहीं आती थी। एक रोज एक सौदागर बादशाह से मिलने गया। बातों ही बातों में उसने यह जिक्र कर दिया कि मेरी बीवी रऊफ और वसीम की कहानी सुनना चाहती है, जिसके बारे में मैं बहुत फिक्रमंद हूं। वह बहुत उदास रहती है और मुझे हर रोज यही कहती है कि मुझे रऊफ और वसीम की कहानी सुनाओ। जब बादशाह ने यह सुना तो उसे अपना वह बड़ा भाई याद आ गया, जो उसके ख्याल से मर चुका था। बादशाह को भी रऊफ और वसीम की कहानी सुनने का शौक पैदा हो गया। बादशाह ने पूरे मुल्क में गांव-गांव, शहर-शहर में मुनादी करा दी कि जो कोई भी रऊफ और वसीम की कहानी बादशाह के दरबार में आकर सुनाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ रऊफ और वसीम के सिवा
किसी और को मालूम नहीं थी। अगले दिन रूफ ने अपनी मुंह बोली मां धोबन को वसीम के दरबार में भेजा। धोबन बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, मेरी बेटी रूफ और वसीम की कहानी सुना सकती है। अगर आप चाहे तो मैं उसे यहां ला सकती हूं। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने धोबन से कहा, अम्मा जी, हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी को इजाजत है। वह कल दरबार में हाजिर होकर का सुना दे। हम यह कहानी जरूर सुनेंगे। उसके बाद बादशाह ने फिर जगह जगह मुनादी करा दी कि जो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन यह कहानी सिर्फ रूफ और वसीम के सिवा किसी और को मालूम नहीं थी। अगले दिन रूफ ने अपनी मुंह बोली, मां, धोबन को वसीम के दरबार में भेजा। धोबन बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, मेरी बेटी रूफ और वसीम की कहानी सुना सकती है। अगर आप चाहे तो मैं उसे यहां ला सकती हूं। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने धोबन से कहा, अम्मा जी, हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी को इजाजत है। वह कल दरबार में हाजिर होकर कह सुना दे। हम यह कहानी जरूर सुनेंगे। उसके बाद बादशाह ने फिर जगह जगह मुनादी करा दी कि जो कोई भी रऊफ और वसीम की कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है, वह कल सुबह शाही दरबार में हाजिर हो जाए। बादशाह वसीम ने वह रात बेचैनी से गुजारी। अगले रोज बादशाह और चौकीदार, जो अब उसका वजीर था, सब दरबार में हाजिर हुए। सौदागर भी हर सूरत में शहजादी को यह कहानी सुनाना चाहता था ताकि उसकी शादी उसके साथ हो जाए। इसलिए वह भी अपनी होने वाली बीवी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। धोबन की कोई बेटी नहीं थी। रऊफ ने औरतों वाला लिबास पहना और बुर्का ओढ़कर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। कहानी शुरू करने से पहले धोबन के बेटे यानी रूफ ने बादशाह से कहा, यह मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले एक शर्त रखती हूं। मैं बादशाह की कहानी थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगा, सुनाने में जितने मर्जी दिन लग जाए। और इसके अलावा मेरी दूसरी शर्त यह है कि कहानी सुनाते वक्त जो कोई भी कहानी में बोले तो उसको सजाए मौत दी जाएगी या 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं रऊफ और वसीम की कहानी सुनाती हूं। बादशाह ने धोबन की बेटी यानी रूफ की तमाम